सच्चाई मालूम क्या है, कष्ट कहां है जनता को। सरकारी कर्मचारी, आज उनका विषय इसलिए उनको उल्लेख कर रहा हूं। मैंने एक बात और कही थी, जब पूरा कोरोना में लॉकडाउन था, ऐसे मंच से कही थी कि सरकार, राजनेता, सुधा जी, सारे राजनेता जिनके पास फौज फाटा सरकारी है, वो फौज फाटा छोड़ दें लॉकडाउन तक के लिए, क्योंकि वो तो घर से निकल ही नहीं रहे, वो तो कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, गार्डन में भी नहीं आ रहे। सरकार पर लोड कम हो जाता फाइनेंशियल, किसी ने नहीं छोड़ा, बोला ना ये 200 सिपाही मेरे बंगले के बाहर पड़े रहने चाहिए, हम निकले ना निकले मेरी मर्जी। इसलिए आप पर सवाल उठता है, नेताओं पर इसलिए सवाल उठता है। आपने एक परिभाषा दी अर्धसैनिक बलों के लिए कि हम इनको भारतीय सेना जैसा नहीं मानते, ये भारतीय सेना के सैनिक जैसे नहीं है, इसलिए इनको पेंशन नहीं दे सकते, पेंशन केवल सेना के लिए है। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसने आपके कारण बता दिए। उसने कहा ये भी भारत गणराज्य के सशस्त्र प्रहरी हैं, इक्विवेलेंट टू इंडियन आर्मी, बोले इनको पुरानी पेंशन दो। अब उसके खिलाफ आगे जाने की क्या जरूरत थी? आगे जाने की क्या जरूरत थी? और एक बात मैं कई बार कह चुका, लेकिन बार बार मेरे मन में आती है, मैंने कारगिल के युद्ध को बहुत नजदीक से देखा। ये बात सब पर लागू है, अर्धसैनिक बलों पर भी। कारगिल का था विचार आया इसलिए दिमाग में, इसलिए बोल दिया। जितने सैनिक शहीद होकर आए उसमें 99% गांव गरीब और किसान के बच्चे थे। और यही बात पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सुंदरनगर, जीके और जोरबाग में रहने वालों के बच्चे नहीं हैं इसमें। और नेताओं के तो बहुत ही रेयर कोई गलती से फंस गया हो तो फंस गया हो। नेता ऐसे लफड़े में कभी नहीं पड़ता जोखिम वाले ना। तब तो सोचना चाहिए। सोचिए उस परिवार का जो जिसका एक्सपोजर भी नहीं है अपने गांव से बाहर, न पत्नी का, न बच्चे हैं, छोटे छोटे वृद्ध माता पिता हैं, बेटा शहीद हो गया, क्या करें? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? इस बात के लिए खतों की दावत करनी पड़ती कि शहीद माने, बोले नहीं मानेंगे अभी। क्यों भाई, क्यों नहीं मान लेते शहीद? सरकारी कर्मचारियों के लिए हम एक धारणा बना लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी का मतलब है, ये क्या होता है? हम निजी क्षेत्र के भी समर्थक हैं, प्रशंसक भी हैं, ठीक है, लेकिन मैंने देखा कोरोना की उस त्रासदी में ये सरकारी क्षेत्र नहीं होता तो ईश्वर ही मालिक था देश का। राजस्व विभाग के कर्मचारी राशन बंटवा रहे थे, स्कूलों के टीचर राशन बंटवा रहे थे। भरे विकट लपट कोरोना की जब चल रही थी, जोशी जी, मेरी पत्नी टीचर हैं, तो वो सरकारी स्कूल में राशन बंटवाने जाती थी, 2-2, 3-3 मास्क लगा के। क्या डर लगता था कि कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, लेकिन जाती थी। नेता नहीं निकलता था ना। गार्डन में भी पानी लगाना बंद कर दिया तुम्हारे डर के, कहीं ऐसा ना हो पेड़ पौधों से कोरोना आ जाए। क्या अब बातें बड़ी बड़ी, तो उस टीचर के लिए क्यों नहीं हमको कुछ करना चाहिए? सरकारी अस्पतालों में, कोरोना वार्ड्स में जो लोग वहां सफाई कर्मचारी थे, नर्सें थी, पैरामेडिकल स्टाफ था, इवन डॉक्टर्स थे गवर्नमेंट अस्पतालों के, वो एक हाथ में दवा और एक हाथ में मृत्यु का वारंट लिए घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? सैकड़ों डॉक्टर मर गए कि नहीं मर गए? सैकड़ों सफाई कर्मचारी मरे कि नहीं मरे? उन्होंने कुर्बानी दी कि नहीं दी? और मान लीजिए वो भी छुट्टी लेके घर बैठ जाते तो क्या करते फिर आप? क्या आप लोग कोरोना का इलाज करते? आप तो खुद ही डरे हुए थे, आप क्या करते इलाज? आप तो निकल ही नहीं रहे थे। एयरपोर्ट पर कोई आ जा नहीं रहा था, एक कुत्ता भी नहीं जा रहा था उधर, लेकिन रणवीर जी के संस्थान के लोग वहां तैनात थे, उनकी ड्यूटी लगी थी सीआईएसएफ की, बोले दाएं मोड़ दाएं मोड़, बाएं मोड़ बाएं मोड़। क्या 24 घंटे? क्यों भाई? आपने तो पार्लियामेंट, विधानसभा सब छोड़ दी थी, बोले कहीं जाने नहीं, ये क्षेत्र कुछ नहीं, निकलना नहीं है। क्या
और टेलीफोन भी बंद कर दिया कि भाई ज्यादा बात करो जनता मदद मांगेगी। कहां किसकी मदद करें डर के मारे। उस स्थिति से देश बाहर निकला तो ये जो सामूहिक प्रयास था देश का, और उसमें जिस वर्ग की सबसे ज्यादा भूमिका थी, उसको कुछ सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कृतज्ञता का ज्ञापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्र के तौर पर हम कृतज्ञ हैं, ऐसे लोगों के लिए ये भाव क्यों नहीं जाए। इतनी मेहनत क्यों करनी पड़े कर्मचारियों को कि जहां चुनाव हरा दे वहीं मुद्दा बने। ये सारी तेजी हिमाचल के बाद ही क्यों आई। अब मुंबई भी बोले, राजस्थान भेजे हैं अधिकारियों को कि स्टडी टूर पे जाओ, जरा ओपीएस का समझ के आओ क्या मॉडल है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, जिन राज्यों ने ओपीएस लागू किया वापस, केंद्र सरकार के लिए कह रहा हूं, वहां यह तर्क क्यों दिया जा रहा है कि जो पैसा एनपीएस में जमा है वो नहीं देंगे। ये कैसा हो रहा है। ये फेडरल स्ट्रक्चर के भावना के खिलाफ है बात। इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि दम है तो लागू करके देख लो। कोई कुश्ती हो रही है, कोई दंगल है क्या राज्यों के भी साथ? नहीं ना। मैं देख रहा था राजस्थान की समस्या, छत्तीसगढ़ की समस्या, हेमंत सोरेन के यहां झारखंड में समस्या, मान के यहां समस्या। क्यों? क्योंकि वित्त मंत्रालय ने कह दिया ठेंगा अब नहीं देंगे, लो कर लो बात, जो जमा है वो नहीं देंगे। अच्छा जी, अरे मैं कहता हूं आप उन कर्मचारियों के खाते में वापस भेज दो जो जमा है, वो तो लीगल वारिस है ना अपने पैसे के, राज्य को मत दो। उनके तो नंबर है ना आपके पास, खाता नंबर, वहीं डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, फिर राज्य और वो बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन ये कौन सी बात होती कि अब तक जो जमा हो गया वो नहीं देंगे। ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं, टकराव की ओर ले जाएगा। भारत समृद्ध है, भारत विकास कर रहा है, भारत की छलांग लंबी है। ये सब चीजें तब प्रमाणित होंगी जब हम अपने देश के कर्मचारियों, लोगों के लिए सामाजिक कल्याण की योजनाएं पहले से और बेहतर ढंग से लागू करेंगे। अन्यथा इन बातों को जमीन पर कौन मानेगा। सोचिए, प्राइमरी स्कूल का एक टीचर रिटायर होता है, पुलिस का एक सिपाही रिटायर होता है, सीआईएसएफ का एक जवान रिटायर होता है, उसके पास क्या संसाधन है बताइए। पूरी जिंदगी ट्रांसफर में यत्र तत्र सर्वत्र घूमता रहा, क्या है उसके पास? खेती बची नहीं देश में, जोत बची नहीं, क्या करेगा आदमी, कहां जाएगा? न्यूक्लियर फैमिली हो गई, संयुक्त तो परिवार भी नहीं कि चलो रोटी की समस्या। मैं फिर कहता हूं, जब रोटी की समस्या के कारण आपको अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए विवश होना पड़ता है, वो क्षण जीवन में सबसे कष्टकारी होता है। इसलिए बुजुर्ग के हाथ में पेंशन होनी चाहिए, बाकी सब तर्क छोड़ दीजिए। जवान की तनख्वाह 2 रुपया कम हो मैं मंजूर कर लूंगा अगर आप ये प्रस्ताव लाओ कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन जरूरी है। बड़े बूढ़ों को 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खाने के लिए जब अपना सम्मान गिरवी रखना पड़ता है अपने ही परिवार के सामने, वो क्षण ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि अगर पेट नहीं होता तो ऐसा कभी नहीं करता, और कुछ सोचते हैं कि धरती फटे और हम इसमें समा जाएं। बूढ़े बाप का चश्मा नहीं बन सकता, अम्मा की दवा नहीं आ सकती, ऐसी परिस्थितियां हैं मित्र। और वो नेता भी नहीं है कि चलो टेलीफोन से किसी का काम करा दिया, वो दे गया गिफ्ट, उनको तो कुछ नहीं ना। सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर रिटायर हो गया, उसको कौन क्या देगा बताइए? उसके घर तो कोई एक गुलाब का फूल भी लेके नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये बात लेके आया। आपने कमेटी बना दी, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कमेटियों से बाहर होनी चाहिए। राष्ट्रीय सहमति के आधार पर ये होना चाहिए।
मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, इसके विरुद्ध होगी, और हो भी अगर मन में तो बोल पाएगी। तो जब एक सामान्य मोटे तौर पर सहमति दिख रही है तो उसी की ओर बढ़ा जाता ज्यादा बेहतर है। लेकिन चलिए, आपने कमेटी बना दी, देश को प्रतीक्षा रहेगी कि ये कमेटी क्या प्रस्ताव लेकर आती है। एक मॉडल आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के आपके यहां का भी है। लेकिन हां, इस कमेटी पर एक प्रश्न रख के मैं बात समाप्त कर दूंगा। जिन लोगों के लिए ये कमेटी बनाई है उनके प्रतिनिधिमंडल को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। केवल बाबुओं के लूडो खेलने की जगह नहीं होनी चाहिए ऐसी कमेटी। उसमें रणवीर सिंह होने चाहिए थे, उसमें विजय बंधु होने चाहिए थे। इन्हीं के लिए ना कमेटी है। वित्त सचिव और गृह और व्यय सचिव तो रोज ही मिलते हैं नॉर्थ ब्लॉक में, वो काय की कमेटी है? जो पक्षकार है उसको भी बुलाइए, उसकी भी सुनिए, रास्ता वहां से निकलेगा।